Hello students. In previous session we discussed about the preparation of bakelite. बैकेलाइट पॉलीमर की हमने प्रिपरेशन की थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि आपको इसे अच्छे से याद रखना है। थर्मोसेटिंग टाइप का पॉलीमर था क्योंकि उसमें क्रॉस लिंकिंग बनती थी। आज हम दूसरा एक पॉलीमर देखेंगे जो भी थर्मोसेटिंग टाइप का पॉलीमर है जिसमें भी क्रॉस लिंकिंग बनने वाली है, और वो पॉलीमर का नाम है 15 नंबर का पॉलीमर हमारा आएगा, एंड पॉलीमर का नाम है आपका मेलामाइन। बैकेलाइट के जैसे ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही थर्मोसेटिंग टाइप के पॉलीमर है, बाकी सब थर्मोप्लास्टिक टाइप के पॉलीमर थे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर। इसकी यदि हम प्रिपरेशन की बात करें तो इसका जो मोनोमर है उसका नाम है मेलामाइन। खुद उसका नाम ही मेलामाइन है। इसे कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर, इसके मोनोमर का नाम मेलामाइन है, जिसके स्ट्रक्चर में 6 मेंबर्ड रिंग होती है बेंजीन रिंग जैसी, और उसमें से 3 मेंबर कार्बन होते हैं और बाकी के 3 मेंबर नाइट्रोजन होते हैं। 3 मेंबर्स आर कार्बन, और बाकी ये जो कार्बन्स है उसके पास फिर 3 NH2 ग्रुप होते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मेलामाइन। जहाँ कार्बन है वहाँ पे फिर NH2 ग्रुप है, और जहाँ कार्बन नहीं वहाँ पे 3 नाइट्रोजन है। इस मोनोमर को हम बोलते हैं मेलामाइन मोनोमर। इसके हमने N मोल लिए और फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई। फॉर्माल्डिहाइड HCHO, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड O। इसे आपने CH2 डबल बॉन्ड O भी लिखा था। तो अब क्या होगा देखिए, इसका पॉलीमराइजेशन होके, इसका जब पॉलीमराइजेशन हुआ तब ये 3 जो नाइट्रोजन थे उसकी रिंग में वो तो ऐसे ही रहने वाले हैं, बट यहाँ पे जो NH2 था, ये NH2 यहाँ पे उसका एक हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह पे ये आ गया। ये जो HCHO था उसे आप CH2O भी लिख सकते हैं ना, तो उसकी जगह पे आ गया CH2O। ये आ गया CH2O। कहाँ से? तो ये CH2O था और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, वो इसके साथ आ गया और वो बन गया CH2OH। फिर यहाँ पे तो NH2 था, वही NH2 रह गया। और इसी पॉलीमर का ये मोनोमर जो आपको मिला है, इंटरमीडिएट बोलते हैं इसे, इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट का पॉलीमराइजेशन करने से, इसका जब पॉलीमराइजेशन किया तो देखिए बेसिकली क्या था हमारे पास, ये जब मोनोमर था तब ऐसा कुछ हमें मिला था NHCH2OH, फिर यहाँ पे NH2 था, फिर यहाँ पे NH2 था। इसका जब पॉलीमराइजेशन किया तब बाजू में एक दूसरा ऐसा आया होगा, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे एक NH2 वाला, फिर NHCH2OH वाला, देन यहाँ पे NH2 वाला। तो क्या हुआ पता है, यहाँ से OH गया और यहाँ से H गया। ये OH गया और H गया, वाटर रिमूव हो गया, तो बाकी क्या रह गया आप देखिए, OH चला गया तो यहाँ पे CH2, इसने आगे चैन चलाया, फिर यहाँ से भी H गया, ये जो H था वो उसे रिमूव कर देते तो वहाँ पे भी क्या बाकी रह जाता, NH। यहाँ पे नीचे एक दूसरा मोनोमर आ जाता, फिर यहाँ से एक H चला गया, यहाँ से एक दूसरा मोनोमर आ जाता और एक H बाकी रह जाता। ऐसा एन टाइम रिपीटेशन होगा। इट इज़ कॉल्ड मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। इसकी प्रॉपर्टीज़ की यदि हम बात करें तो ये पॉलीमर एक तो सिंथेटिक है क्योंकि हम खुद बनाते हैं। जितने भी पॉलीमर अब तक हमने बनाए वो सारे सिंथेटिक ही थे। फिर कंडेंसेशन पॉलीमर है क्योंकि इसमें हमें कहीं एडिशन नहीं हुआ। फिर ये पॉलीमर होमो पॉलीमर था या तो को पॉलीमर, क्योंकि मोनोमर डिफरेंट थे।
फिर आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ये थर्मोसेटिंग टाइप का पॉलीमर है। हमने दो टाइप देखी थी, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। और इसके यूजेस की यदि हम बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन अनब्रेकेबल क्रॉकरीज। आपने जो किचन में डिश देखी है और बाउल देखे जो प्लास्टिक के होते वो इसके होते विच आर अनब्रेकेबल, तो ये था हमारा मेलामाइन। तो इतने पॉलीमर हमारे सिलेबस में है जो हमने सिंथेसाइज किए थे, और आगे जो अभी हम देखने जा रहे हैं वो भी सिंथेटिक पॉलीमर ही है लास्ट, बट इसे हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को पता है, पॉलीमर दो टाइप के आते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड बायो नॉन डिग्रेडेबल। अब तक जितने भी हमने पॉलीमर देखे ना वो सब प्लास्टिक या पॉलीमर, वो सब का प्रॉब्लम क्या था, आप उसे यूज़ करके फेंक देंगे। पॉलीथीन बैग आपने देखा होगा कि एक बार यूज़ करके आपने फेंक दिया तो वो कई सालों तक ऐसे ही सॉइल में मिक्स होकर पड़ा रहता है और वो डिग्रेड नहीं होता है। दैट इज़ कॉल्ड नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर। मतलब उस पर सनलाइट आए या बारिश का पानी आए या एंजाइम आए या बैक्टीरिया आए तो उसका डिग्रेडेशन नहीं होता, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, और ऐसे पड़ा रहने से फिर पॉल्यूशन बढ़ता है। तो पॉलीमर नॉन डिग्रेडेबल नहीं होने चाहिए, डिग्रेडेबल होने चाहिए। तो जितने डिग्रेडेबल पॉलीमर है वो हमारे लिए अच्छा है। तो इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की हम डेफिनेशन देखें तो दी पॉलीमर which can be degraded by sunlight, water, microorganism, एंजाइम एट्सेट्रा। मतलब बायोमोलेक्यूल, कोई भी बायोमोलेक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से जिसका डिग्रेडेशन हो जाए आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और ऐसा पॉलीमर यूज़ करना हमारे लिए अच्छा है क्योंकि ऐसे पॉलीमर को आप यूज़ करके फेंक देंगे तो वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा, मतलब पॉल्यूशन नहीं करेगा। सो अभी अभी थोड़ा थोड़ा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का ट्रेंड भी चल रहा है। आप डिस्पोजेबल डिश भी यूज़ करते हैं तो डिग्रेडेबल मतलब जिसका डिग्रेडेशन हो जाए। ऐसे दो पॉलीमर हमारे सिलेबस में है, PHBV एंड नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। आपको MCQ में कहीं पे पूछ ले तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल है। आज तक हमने जितने पॉलीमर की प्रिपरेशन देखी वो सारे पॉलीमर थे नॉन डिग्रेडेबल। अभी जो हम दो पॉलीमर देखने जा रहे हैं वो है डिग्रेडेबल। उसमें पहला पॉलीमर है PHBV जिसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इसे ऐसे लिखते, क्यों ऐसे लिखते वो भी हम देखते हैं। इसकी प्रिपरेशन की यदि हम बात करें तो इसके दो मोनोमर है। उसमें पहला मोनोमर है OH CH CH3 CH2 COOH। इसे हम बोलते बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरिक एसिड। इसके एन मोनोमर लेने हैं, प्लस दूसरा एसिड हमारे पास है CH CH2 CH3 CH2 COOH। इसके एन मॉलिक्यूल हम लेंगे, एन मॉलिक्यूल इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। देखिए मैंने आपको बोला था कि 4 कार्बन वाला एसिड जो होता है ना उसका कॉमन नाम, ये 5 कार्बन हो गए, 4 टोटल 4 कार्बन वाला, उसका कॉमन नाम है ब्यूटीरिक एसिड। और 5 कार्बन वाला मैंने आगे आपको मोनोमर में बोला था एक बार, 5 कार्बन वाला एसिड है उसका कॉमन नाम होता है वैलेरिक एसिड, और 6 कार्बन होते तो कैप्रोइक एसिड।
इसमें यदि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला फर्स्ट कार्बन होता है अल्फ़ा, देन बीटा, देन गामा, बीटा पे मैंने OH लगा दिया। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप ये कितने कार्बन वाला है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला, इसीलिए ब्यूटेरिक एसिड लिखा। और उसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड दैट इज़ बीटा कार्बन पर क्या लगा दिया, OH ग्रुप, इसीलिए बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया, दैट इज़ OH ग्रुप, इसलिए उसे बोलते बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। और इसमें देखिए टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 इसीलिए लिखा वैलेरिक एसिड। और उसमें भी अल्फ़ा और बीटा कार्बन पे OH लगा दिया, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। तो ये हो गए आपके मोनोमर के नाम। कैसे डिसाइड हुए वो आपको समझ में आ गया होगा कि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने लगाया। अब देखिए इसका यदि हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, आपको मैंने बोला है कि COOH में से OH निकलता है और यहाँ से H, वैसे ही यहाँ से OH निकलेगा तो आगे जो एक आएगा उसमें से H, तो यहाँ से H निकलेगा। OH ग्रुप का H निकलता है और COOH ग्रुप का OH निकलता है। वैसे H2O मॉलिक्यूल n टाइम या n-1 टाइम रिपीटेडली उसमें से रिमूव होते जाएंगे। तो यहाँ क्या बाकी रह गया, O, देन CH, CH3, CH2, CO, O, CH, CH2, CH2, COOH, CH3, ये यहाँ से OH H2O निकल गया। यहाँ से भी एक ये जो COOH वहाँ से OH जाएगा। ये ऐसे ही चेन आगे चलाता रहेगा n टाइम, इट इज़ कॉल्ड, इसका नाम है PHBV। अब आप समझ गए इसे क्यों पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, क्योंकि उसमें ब्यूटेरिक एसिड है, और वैलेरेट वैलेरिक एसिड है। को मतलब कंडेंसेशन होकर दोनों का पॉलीमराइजेशन हुआ है। अब इसमें आप देखिए कौन सा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है इसमें, ईस्टर। तो जिस पॉलीमर में ईस्टर ग्रुप रिपीट होता हो वो पॉलीमर को हम बोलते हैं पॉली ईस्टर क्लास का पॉलीमर। तो ये पॉलीमर आपका हो गया पॉली ईस्टर क्लास का पॉलीमर। तो यदि इसकी हम प्रॉपर्टीज लिखे तो इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ऑफ पॉलीईस्टर क्लास। कौन से क्लास का है, पॉलीईस्टर क्लास। आपको कोई पूछे कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाओ, लेकिन कौन सा, तो पॉलीईस्टर क्लास का, तो आपको बनाना है PHBV। दूसरा डिग्रेडेबल है, मतलब अब इसमें तो हमें कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। दिस पॉलीमर इज़ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल है। इसके यूजेस की यदि हम बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन स्पेशल पैकेजिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइस में। एंड थर्ड एंड लास्ट याद रखना, इन कंट्रोल्ड रिलीज्ड ड्रग। आपको MCQ में पूछ सकते हैं। अब कंट्रोल रिलीज ड्रग का मतलब क्या, आपने देखा होगा कभी कैप्सूल देखा, कैप्सूल के ऊपर जो लेयर होता है ना, उसके अंदर ऐसे पैलेट्स होते हैं। ये जो लेयर होता है वो जिलेटिन का होता है, और उसके अंदर जो ड्रग होती है वो पैलेट होते हैं, ये जो मेडिसिन होती है सही में, जिसका ही हमें काम है। तो उसके ऊपर एक कोटिंग कर दिया जाता है ऐसे। ये जो ब्लैक कलर का लेयर आपको दिख रहा है वो PHBV का है, और इसे बोलते हैं हम कंट्रोल्ड रिलीज्ड पैटर्न। ये कौन से पैटर्न का मेडिसिन हो गया, कंट्रोल्ड रिलीज पैटर्न का। मान लो ये एसिडिटी का मेडिसिन है, एसिडिटी सपोज, तो जैसे ही ये मेडिसिन आपके बॉडी में जाएगा स्टमक में, पहले तो ये जिलेटिन का लेयर टूटेगा, फिर अंदर जाके ये जो ऊपर पॉलीमर है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब हमारे बॉडी में जो एंजाइम होंगे वो उसे तोड़ देंगे,
बट धीरे धीरे, पूरे तो डिजोल्व नहीं हो जाएंगे डायरेक्ट, तोड़ना धीरे धीरे तोड़ने का काम होगा। तो जैसे जैसे ये टूटता जाएगा वैसे वैसे उसमें से मेडिसिन रिलीज होती जाएगी, मतलब धीरे धीरे टूटेगा तो धीरे धीरे मेडिसिन रिलीज होगी, और इसीलिए वो पूरे दिन तक अपना काम करती रहेगी। मतलब एक मेडिसिन ली सुबह पे तो शाम तक आपको वो मेडिसिन काम आती रहेगी। इट इज़ कॉल्ड कंट्रोल रिलीज पैटर्न। तो ये पीएचबीवी की एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉलीमर ऑफ दिस चैप्टर इज, सबसे लास्ट पॉलीमर यदि हम इस चैप्टर का देखें तो वो है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। इट इज़ ऑल्सो द पॉलीमर ऑफ बायोडिग्रेडेबल क्लास। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और इसकी प्रिपरेशन होती है, 2 मोनोमर है इसके, एक मोनोमर है ग्लाइसिन और दूसरा मोनोमर है कैप्रोइक एसिड। अभी अभी मैंने बोला कि 6 कार्बन वाले एसिड को हम कैप्रोइक एसिड बोलते हैं, बट इसमें एक एमिनो ग्रुप एक्स्ट्रा है, तो इट इज़ एमिनो कैप्रोइक एसिड। स्कैन मॉलिक्यूल लिए, स्कैन मॉलिक्यूल लिए, हमने पॉलीमराइजेशन किया। पॉलीमराइजेशन करने से क्या होगा, तो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H, सिमिलरली यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH, तो बाकी रह गया NH। ये आगे चेन चलाएगा CH2CO NH CH2 5CO, ये ऐसे लॉन्ग चेन बनेगा। अब देखिए ये हो गया नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, क्योंकि इसमें एक मोनोमर ऐसा है जिसमें 2 कार्बन थे और एक मोनोमर ऐसा है जिसमें 6 कार्बन, आप देख सकते हैं, इसलिए उसे बोला गया नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। इसमें कौन सा ग्रुप रिपीट हो रहा है, देखिए अमाइड ग्रुप, और इसीलिए नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। 2 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमने देखे, उसमें एक नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 भी है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ऑफ पॉलीअमाइड क्लास। ये पॉलीअमाइड क्लास का है, खास याद रखना। आपको ऐसा पूछे कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाओ, बट कौन से क्लास का, तो पॉलीअमाइड क्लास का, तो आप बनाएंगे नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो इतने पॉलीमर हमारे सिलेबस में थे। आपके पॉलीमर चैप्टर की जितनी भी प्रिपरेशन थी वो कंप्लीट हो गए। हम एक एक्सरसाइज और इंटेक्स के क्वेश्चन जो हो गए उसका डिस्कशन करते, पहले आप इस जो पॉलीमर है इसे आप नोट कर लीजिए। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट हम एक इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने देखे, लेकिन उसमें खास कुछ करने जैसा है नहीं। आपको पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पूछा, मतलब कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है, कौन सा एडिशन, मैंने इनिशियली आपको क्लासिफिकेशन करवा लिया। आप उसमें से देख के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की ट्राई करना। एक क्वेश्चन जो ऐसा लग रहा है कि आपको सॉल्व करना चाहिए, उसमें है इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 15.6। क्वेश्चन ये है कि अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर in increasing order of intermolecular forces. इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस के बेस पे हमने 4 टाइप में क्लासिफिकेशन किया था। पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते, 4, उसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं। उसमें फर्स्ट में ये, उसमें दिया है बूना एस रबर, फिर दूसरा दिया है नाइलॉन 6 एंड थर्ड वन इज पॉलीथीन, और बी में दिया है नियोप्रिन, पीवीसी एंड नाइलॉन 6। अब देखिए सबसे पहले तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस के बारे में हमने देखा था कि बेस्ड अपॉन इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हमने 4 टाइप में क्लासिफिकेशन किया था। उसमें सबसे पहला था इलास्टोमर, उसमें सबसे वीक फोर्स होता है। फिर था थर्मोप्लास्टिक, उसमें इंटरमीडिएट था। आप क्लासिफिकेशन के वीडियो को एक बार फिर से रिफर कर लेना, पता चल जाएगा। देन था फाइबर, उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। देन थर्मोसेटिंग, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि थर्मोसेटिंग में तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और इसके 2 ही एग्जाम्पल थे, ओनली 2 इन अवर सिलेबस, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। उससे स्ट्रॉन्ग कोई भी पॉलीमर नहीं, हमने लास्ट में देखे 2 ही पॉलीमर है, बेकेलाइट
एंड मेलामाइन। अब देखिए इसमें कौन सा फोर्स होता है, तो मैंने लिखा था क्लासिफिकेशन में वान डेर वाल्स फोर्स सबसे वीक। फिर इसमें कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब जितने भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसमें ये स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। कोवैलेंट तो बॉन्ड है ना एक, और इसमें बिटवीन इंटरमीडिएट होता है। तो हम इसका तो अब हम इसे सॉल्व करने की ट्राई करें, तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर होगा बूना एस, नाइलॉन 6 एंड पॉलीथीन में सबसे कम होगा बूना एस, देन पॉलीथीन, देन नाइलॉन 6। ये कैसे पता चला, तो आप देखो नाइलॉन बूना एस तो एक रबर है, रबर हमने सिंथेटिक रबर में देखा था। तो आपको तो पता होना चाहिए कि रबर में इलास्टिसिटी होती है, और रबर ही तो इलास्टोमर होते हैं, और इलास्टोमर में सबसे वीक फोर्स होता है। तो 4 रबर थे, नियोप्रीन, बूना एस, बूना एन एंड नेचुरल रबर। तो आपको कोई भी पूछ ले तो ये 4 में से वीक होगा, सबसे वीक होगा चारों। तो ये रबर है, तो रबर का तो इलास्टोमर होता है, तो सबसे वीक। फिर नाइलॉन 6 को आप पहचानने की ट्राई कीजिए। अभी हमने देखा था कि नाइलॉन 6 की प्रिपरेशन में ये पॉलीअमाइड क्लास का है, मतलब इसमें ये रिपीटिंग यूनिट होता है। तो देखिए नाइलॉन 6 में अमाइड ग्रुप रिपीट हो रहा था। आप स्ट्रक्चर देख लेना, हमने प्रिपरेशन में लिखा है, ये बॉन्ड पोलर होगा। अब ऐसा ही सामने एक दूसरा नाइलॉन 6 की चेन होगी, देखिए एक चेन और दूसरी चेन। तो ऊपर की चेन का ऑक्सीजन नेगेटिव ये, और नीचे की चेन में ये ऐसा हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा ना कहीं। तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब नाइलॉन 6 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कैपेसिटी है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना आपको सबको समझ में आ गया होगा। CONH ग्रुप है तो ये बॉन्ड पोलर, और NH वाला भी पोलर -+, तो ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, इसीलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया नाइलॉन 6 में। और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया उसका मतलब ये फाइबर है, देखिए फाइबर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। थर्मोसेटिंग तो आपको पूछा ही नहीं है ना, थर्मोसेटिंग तो 2 ही है। और बाकी रह गया पॉलीथीन, वो एक प्लास्टिक है, और प्लास्टिक जनरली थर्मोप्लास्टिक है ना ये, तो ये दोनों के बीच में रहेगा। तो क्लियर हो गया। सिमिलरली आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नियोप्रीन रबर है, नाइलॉन 6, अगेन वही आंसर। नियोप्रीन एक रबर है, हमने लिखा था प्रिपरेशन में, देख लेना। देन सबसे आगे आएगा नाइलॉन 6, और इससे पहले आपका कौन सा था, PVC अगेन प्लास्टिक होता है, PVC। तो यही ऑर्डर से आपका अरेंज हो गया, याद रखना, इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑर्डर। और यहीं पे हम हमारा चैप्टर कंप्लीट करते हैं पॉलीमर। इस वीडियो को आप ध्यान से रिपेयर करना, और बाद में जो भी इंटेक्स और एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की ट्राई करना। आपको कहीं ना कहीं इस 9 वीडियो लेक्चर है उसमें से ही आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।